तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो टॉपिक ये है कि एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स। अगर हम फार्मास्यूटिक्स में एम फार्मा करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एम फार्म करने के बाद जो स्टूडेंट जॉब के लिए जाते हैं वो होता है R&D इन फार्मा इंडस्ट्री, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और यही काम हमको R&D लेबोरेटरीज के अंदर भी करना पड़ता है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं। ड्रग डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जब मेडिसिनल केमिस्ट्री से जब हमको कोई एपीआई मिलता है, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम एडिटिव्स के साथ मिक्स करके एक ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, साथ ही साथ उसके अंदर इफेक्ट मतलब उसके साइड इफेक्ट कम से कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो और कम से कम समय में वो अच्छा इफेक्ट शो करे। इसी फॉर्मुलेशन को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग डोजेस फॉर्म डेवलप करते हैं। ठीक हो गई बात। तो जो R&D लेबोरेटरी होती है जो कि फार्मास्यूटिक्स बेस्ड होती है, वहाँ पर नए नए कॉम्बिनेशंस को डेवलप किया जाता है, नए नए फॉर्मुलेशंस को डेवलप किया जाता है, नए नए डोजेस फॉर्म को डेवलप किया जाता है, जिससे कि हमारी ड्रग मोर इफेक्टिव हो, साथ ही साथ उसके एडवर्स और साइड इफेक्ट कम से कम हो, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि कम कीमत पे मिले जिससे कंपनी को फायदा हो। और रीज़न यही है कि नए नए डोजेस फॉर्म या नए नए फॉर्मुलेशन डेवलप करने का रीज़न भी यही होता है कि कंपनीज अपने नए फॉर्मुलेशन और नए डोजेस फॉर्म को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि वो दूसरी कंपनियों से आगे निकल सके। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताना चाहता हूँ और एक टिप भी आपको ये देना चाहता हूँ कि आज जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अगर आपको R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर काम करते हुए कैंडिडेट मिलेंगे तो ज़्यादातर वो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट से ही मिलेंगे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नए नए फॉर्मुलेशंस, नए नए कॉम्बिनेशन, नए नए डोजेस फॉर्म को डेवलप करना चाहती हैं, जिससे कि वो अपनी मार्केट के अंदर जो दूसरी कंपनीज है उनसे आगे निकल सकें। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप फार्मास्यूटिक्स से एम फार्मा करते हैं तो R&D में काम करने के चांसेस आपके दूसरी ब्रांचेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ब्रांच है ये बेसिकली फार्मास्यूटिक्स को सबसे ज़्यादा हिट करती है और उसको ज़्यादा रिलेट करती है। इसका रीज़न ये है, इसलिए आपको ज़्यादातर R&D के अंदर फार्मास्यूटिक्स से रिलेट करते हुए जो लोग होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट होती है जहाँ पर एम फार्मा के बाद आप जा सकते हैं वो होता है फार्माकोपिया कमीशन। देखिए, फार्माकोपिया के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और US फार्माकोपिया, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ IP इंडियन फार्माकोपिया की, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो गाजियाबाद में है। और यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो इस फार्माकोपिया कमीशन के अंदर ज़्यादातर जो लोग काम करते हुए मैंने देखे हैं वो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच से रिलेट करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है क्योंकि फार्माकोपिया के अंदर समय समय पर नए नए फार्मुलेशन जो होते हैं वो ऐड होते रहते हैं, और इन फार्मुलेशन को वैलिडेट करना और रिव्यू करने का काम जो होता है वो यही लोग करते हैं। मतलब वो लोग जिनका एम फार्मा जो होता है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन से रिलेटेड उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड या फॉर्मुलेशन की बायोबिलिटी से रिलेटेड या बायो फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन की डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। इसी वजह से फार्माकोपिया कमीशन के अंदर आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी फार्मास्यूटिक्स से एम फार्म किए हुए कैंडिडेट आपको ज़्यादा वर्क करते हुए मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग प्रोडक्शन से रिलेटेड इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, इसीलिए ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो IP QA डिपार्टमेंट होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी आपको फार्मास्यूटिक्स से में एम फार्म QA कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, IP QA क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर मैंने सिस्टमेटिक IP QA के बारे में जानकारी दी है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि IP QA क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करता है, और ये पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक तरीके से जो प्रोडक्शन होता है, जब किसी भी डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन होता है तो ये IP QA के जो पर्सन्स होते हैं ये उसको वॉच करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं और उसकी पूरी चेकिंग करते हैं। इनकी चेकिंग के बिना प्रोडक्शन की दूसरी अगली फेज चालू नहीं होती है, तो IP QA का ये काम होता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज कॉल्ड CDRI,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये वो डिपार्टमेंट है, डीआरडीओ और सीडीआई, इसकी समय समय पे पोस्ट निकलती रहती है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि डीआरडीओ सीडीआरआई में एग्जाम या सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया ये होता है कि यहाँ पर पहले तो आपको एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। उसके अलावा एक और फील्ड जिसमें एम फार्मा के बाद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं वो होता है एकेडमिक्स। आप टीचिंग में जा सकते हैं और बी फार्मा को पढ़ा सकते हैं। आप मतलब एम फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए फार्मास्यूटिक्स में जो लोग एम फार्मा करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अकॉर्डिंग टू पीसीआई किसी भी कॉलेज में कम से कम 5 ऐसी फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिनका एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स में हो, क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है और हर सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट जो होता है वो फार्मास्यूटिक्स से रिलेट करता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू पीसीआई गाइडलाइन कम से कम 5 फैकल्टीज़ जो होती है वो फार्मास्यूटिक्स की होना ज़रूरी है। इसीलिए आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब क्राइटेरिया नहीं, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और आप एज ए फैकल्टी किसी भी फार्मेसी कॉलेज के अंदर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए सैलरी स्केल के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कॉलेज के हिसाब से ये सैलरी स्केल घटती बढ़ती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। आप पर्सनल इंटरव्यू को क्लियर करके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एज ए फैकल्टी वर्क कर सकते हैं। बट अगर हम बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एमपीपीएससी क्लियर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कई बार एमपीपीएससी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए या तो फिर कम से कम आपका पीएचडी के अंदर इनरोलमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये गाइडलाइन कहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना पीएचडी के भी आप एलिजिबल होते हैं और आप एमपीपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जब भी आप अपनी स्टेट के में जो एमपीपीएससी के रूल रेगुलेशन है उसको आपको सिस्टमेटिक वे में देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एमपीपीएससी में अपीयर हो सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए फैकल्टी वर्क करना चाहते हैं। तो ये वो जॉब्स थी जो कि आप फार्मास्यूटिक्स में एम फार्मा के बाद कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ब्रांचेस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं एम फार्मा की जो और भी ब्रांचेस हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।